वेलकम बैक टू माय चैनल एडवोकेट क्लब। हम देख रहे हैं लिमिटेशन एक्ट, जो लेक्स लोसी है, नॉन एग्जॉस्टिव है, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, एप्लीकेबल नहीं होता मोटर व्हीकल एक्ट पे और रीट पिटिशन पे, एंड एप्लीकेबल होता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्ट पे, जिसमें डेफिनेशंस है बहुत सारी देखी है हमने। जो इंपॉर्टेंट है उसमें क्या एक्सक्लूड होता है, क्या इंक्लूड होता है, वो जो पास्ट फर्स्ट में डील करता था सेक्शन 1 एंड 2 था। पार्ट सेकंड देखा हमने, लिमिटेशन ऑफ सूट्स, अपील एंड एप्लीकेशन, ये एक्सेप्शन था फ्रेंड इस चैप्टर पे। एंड ये स्टार्ट होता था सेक्शन 3 to 11 तक, ये बार ऑफ लिमिटेशन बताता था। एंड उसको एक्सेप्शन था 3 को, जो सेक्शन 5 था वो एक्सेप्शन था, ये बताता था कंडोनेशन ऑफ डिले, जो सूट को अप्लीकेबल नहीं होता है। लीगल डिसेबिलिटी देखा फिर हमने सेक्शन 6-7 में, फिर स्पेशल एक्सेप्शंस देखा, और सेक्शन 9 में देखा कंटिन्यूस रनिंग ऑफ पीरियड देखा, फिर हमने ट्रस्टी देखा सेक्शन 10 में। अब हम देखने जा रहे हैं अपना पार्ट थर्ड, जो कम्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन है, जो बताता है एक्सक्लूजन। जो हमारा सेकंड चैप्टर था, जो हमारा सेकंड पार्ट था वो एक्सेप्शन बताता था, वैसे ही जो पार्ट थर्ड है ये बताता है एक्सक्लूजन। फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड कमेंट टू मेक मी मोर इंथुजियास्टिक टू मेक दिस वीडियोज़। फ्यूचर में भी मैं और इस तरह से वीडियोज़ बना सकूँ, इसके लिए आप मुझे इनक्रेज कर सकते हैं फ्रेंड, या फिर मैं इसी तरह से आपको एक्सप्लेन करते रहूँ, अपनी लेक्चर सीरीज़ बढ़ाते रहूँ, एंड आप सबको और मुझे बहुत को भी स्टडी में हेल्प होते रहे। चलिए, देन बताता है हमारा सेक्शन 12, जो है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग। लीगल प्रोसीडिंग में जो टाइम है वो एक्सक्लूड किस तरह से होता है ये बताता है। इन कम्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन, द डे फ्रॉम विच सच पीरियड इज टू रिकॉर्ड शैल बी एक्सक्लूडेड। जिस दिन फाइल करते हैं वो पीरियड क्या किया जाता है फ्रेंड, एक्सक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट है सब क्लॉज 2, इन कम्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन अपील और एन एप्लीकेशन फॉर लीव टू अपील। इसमें क्या फ्रेंड, सूट नहीं है, इसमें अपील और एप्लीकेशन की बात कर रखी है। और फॉर रिवीजन फॉर रिव्यू ऑफ द जजमेंट, द डे ऑन विच जजमेंट कंप्लेंट ऑफ द प्रोनाउंस आउट वॉज प्रोनाउंस एंड टाइम रिक्विजिट। प्रोनाउंस करने में जजमेंट को जो टाइम लगा है वो रिक्विजिट, और ऑब्टेनिंग अ कॉपी, और कॉपी रिसीव करने में जो टाइम लगा है डिक्री की, सेंटेंस और ऑर्डर अपीलेट फ्रॉम द सॉर्ट टू बी रिवाइज और रिव्यू शैल बी एक्सक्लूडेड। जो टाइम लगा है, जो जजमेंट को जितना टाइम लगा है प्रोनाउंस करने में, वो टाइम क्या होगा, एक्सक्लूड होगा। और जो है जो कॉपी रिसीव करने में टाइम गया है वो भी एक्सक्लूड होगा फ्रेंड इसमें से। नेक्स्ट है, हम ये देख रहे हैं कि कौन सा टाइम एक्सक्लूड होगा। इस दिन को छोड़ के सूट फाइल कर सकते हो, वो लिमिटेशन में नहीं आएगा, वो बताता है स्पेसिफिकली चैप्टर 3 हमारा। सब क्लॉज 3 है सेक्शन 12 का हमारा, वेर अ डिक्री और ऑर्डर इज अपीलेड, डिक्री और ऑर्डर appeal from the sought to be revised or review, or where an application is made for leave of appeal from a decree or order, the time requisite for obtaining a copy of the judgment shall be excluded. जजमेंट जो कॉपी लेने के लिए टाइम लगा वो एक्सक्लूड हो जाएगा। इन कम्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर द एप्लीकेशन टू सेट असाइड एन अवार्ड, द टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग कॉपी ऑफ अवार्ड शैल बी एक्सक्लूडेड। जो अवार्ड की कॉपी है वो लेने के लिए जो टाइम लगा वो भी एक्सक्लूड हो जाएगा, कॉपी के लिए जो टाइम लगा वो। देन इसमें एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं, इन कम्यूटिंग अंडर दिस सेक्शन द टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ डिक्री और एन ऑर्डर एनी टाइम टेकन बाय द कोर्ट टू प्रिपेयर द डिक्री और ऑर्डर बिफोर एन एप्लीकेशन फॉर द कॉपी देयर ऑफ इज मेड शैल नॉट बी एक्सक्लूडेड। ये क्या होगा, एक्सक्लूडेड नहीं होगा बताता है फ्रेंड। क्या, एप्लीकेशन फॉर कॉपी का जो लगाया है, कोर्ट को क्या करना पड़ा, प्रिपेयर करने को डिग्री और ऑर्डर जो लगा है उसके बिफोर एप्लीकेशन जो फाइल हुआ है वो इसमें जो है एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा वो टाइम, ये बताता है एक्सप्लेनेशन हमारा। एंड सेक्शन 12 जो है फ्रेंड वो सूट, अपील और एप्लीकेशन तीनों पे भी एप्लीकेबल होता है। सूट, अपील एंड एप्लीकेशन, सूट, अपील एंड एप्लीकेशन तीनों पे भी एप्लीकेबल होता है। ये क्वेश्चन बनता है प्री का फ्रेंड, पहले पूछा जा चुका है ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में। नेक्स्ट है सेक्शन 13, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन केसेस वेयर लीव टू सू और अपील एज अ पॉपर इज अप्लाइड। इन कम्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब फॉर एनी सूट और अपील, any case where an application to leave, sue or appeal as a proper has been made and rejected. मेड क्या सूट क्या करना बोला हमने, सू करना है, हमने लीव टू एप्लीकेशन के लिए डाला, हम प्रॉपर है भाई, हमारे पास नहीं है कुछ भी इनकम, और हमको जो है लीव टू एप्लीकेशन देना है प्रॉपर के सूट के लिए, और वो क्या होता है, रिजेक्ट हो जाता है। अगर कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, रिजेक्ट कर देता है। एक्सेप्ट करता है तो उस दिन से फाइल हुआ, उस दिन से ग्रहित कर लिया जाएगा, मगर अगर रिजेक्ट कर देता है, हमने ऊपर भी देखा फ्रेंड प्रॉपर केस में, प्रॉपर का अगर सूट दाखिल करते हैं तो सेक्शन 3 में हमने क्या देखा था फ्रेंड, सब क्लॉज 2 के सेकंड में, इन केस ऑफ प्रॉपर व्हेन हिज एप्लीकेशन ऑफ लीव टू सू एज अ प्रॉपर इज मेड,
तो वो क्या हो टाइम हो जाएगा, सूट इंस्टीट्यूट होगा, उसके बाद ऐसा माना गया था। हमने उसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है, पर वहाँ पर भी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन हो रखा है, तो हमको सेक्शन 3 रिमाइंड हो जाता है, इसलिए मैंने आपको वो बता दिया। तो चलिए, यहाँ पे रिजेक्ट होता है अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है तो क्या होगा, द टाइम कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ड्यूरिंग विच एप्लीकेशन हैज़ बीन, जो टाइम गुड फेथ में वो एप्लीकेशन अगर लगाया था और वो रिजेक्ट हो गया, तो जितना टाइम लगा वो एप्लीकेशन फाइल करने से रिजेक्ट तक का, वो भी क्या हो जाएगा, इसमें एक्सक्लूड हो जाएगा, ये बताता है फ्रेंड। ड्यूरिंग विच एप्लीकेशन हैज़ बीन प्रोसिक्यूटेड गुड फेथ द इज एप्लीकेशन फॉर सच लीव शैल एक्सक्लूडेड, क्या हो जाएगा, टाइम वो एक्सक्लूड हो जाएगा। एंड द कोर्ट में ऑन पेमेंट ऑफ द कोर्ट फीस, वो प्रॉपर नहीं है, वो गरीब नहीं है ऐसा माना गया, तो कोर्ट फीस फाइल करना पड़ेगी उसको रिजेक्ट होने के बाद। तो कोर्ट फीस जब फाइल करता है वो पार्टी, प्रिस्क्राइब फॉर सूट, जितना भी वो सूट और अपील के लिए लगता है उतना कोर्ट फीस अगर वो फाइल करता है, ट्रीट द सूट और अपील हैविंग द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज इफ द कोर्ट फीस हैड बीन पेड इन फर्स्ट इंस्टेंस में जब फाइल करते हैं, उसी तरह से जब उसने ये टाइम एक्सक्लूड करने के बाद भी पैसे जो फ़ी है वो पेड किया, तभी उसको ऐसा माना जाएगा कि वो फर्स्ट इंस्टेंट में अगर फाइल सूट करता नॉर्मल इंसान की तरह और फीस पे करता, तो वही फीस यहाँ पर उसने पेड की है कोर्ट फीस, ऐसा ग्रहित धरा जाएगा, सेक्शन 13 बताता है। देन है सेक्शन 14, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ऑफ प्रोसीडिंग बोनाफाइड इन कोर्ट विदाउट जुरिस्डिक्शन, जिस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन नहीं है वहाँ पर फाइल करते तो वो टाइम भी एक्सक्लूड होगा। इन कम्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट, the time during which the plaintiff has been prosecuting with due diligence another civil proceeding whether in court of first instance or appeal or revision against the defendant shall be excluded। तो क्या टाइम का वो टाइम जो जितना गया जुरिस्डिक्शन के विदाउट उसने चलाया है वो एक्सक्लूड हो जाएगा। where the proceeding relates to the same matter in issue and it's prosecuted in good faith in court which from defect of jurisdiction or other cause of like nature is unable to entertain it। जुरिस्डिक्शन नहीं था, डिफेक्टिव जुरिस्डिक्शन था। सेकेंड क्लॉज है इसका जो है, इन कम्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी एप्लीकेशन द टाइम ड्यूरिंग विच द एप्लीकेशन हैज़ बीन प्रोसिक्यूटिंग with due diligence another civil proceeding whether in court of first instance or appeal or revision against the same party for the same relief shall be excluded। अगर दूसरी तरफ चल रहा है और उसके वास्ते यहाँ पर भी लगा के रखा है, वो जो टाइम बीच में जो लगा उसको वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। वेयर सच प्रोसीडिंग इज प्रोसिक्यूटेड इन गुड फेथ, अगर वो, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, गुड फेथ होना चाहिए, कैसे भी नहीं होना चाहिए। कोर्ट विच फ्रॉम डिफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन और अदर कॉज ऑफ लाइक नेचर इज अनेबल टू इंटरटेन करने के लिए अनेबल थे, वो जुरिस्डिक्शन नहीं था, उसको एक्सक्लूड हो जाएगा। थर्ड इसका क्लॉज है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन रूल 2 ऑर्डर 23rd of CPC, the provision of subsection 1 shall apply in relation to fresh suit। fresh suit के लिए apply होगा। instituted on permission granted by the court under rule 1 of that order where such permission is granted on the ground that first suit must fail by reason of defect in jurisdiction of the court or other cause of like nature। अगर डिफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन की वजह से फर्स्ट सूट फेल हो जाता है, जो वो टाइम लगता है, ग्रांट क्या करता है कोर्ट, वहाँ पर फ्रेश सूट के लिए इंस्टीट्यूट करने के लिए ग्रांट हो सकता है बाय द कोर्ट। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, इन एक्सक्लूडिंग द टाइम ड्यूरिंग विच फॉर्मर सिविल प्रोसीडिंग वॉज पेंडिंग, जो पेंडिंग है किसी और कोर्ट में, द डे ऑन विच दैट प्रोसीडिंग वॉज इंस्टीट्यूटेड एंड द डे ऑन विच एंडेड, जिस दिन इंस्टीट्यूट हुआ और जिस दिन ख़त्म हुआ, शैल बोथ काउंटेड, शैल बोथ क्या होगा, काउंट किया जाएगा। याद रखने जैसा है फ्रेंड, क्योंकि यहाँ काउंट किया जाएगा बता रहा है, प्लस में है माइनस में नहीं है। A plaintiff or an applicant resisting an appeal, plaintiff या applicant both, shall be deemed to be a prosecuting proceeding। Misjoinder of parties or of cause of action shall be deemed to be cause of like nature with defect of jurisdiction। Misjoinder of party होंगे या फिर defect होगा jurisdiction का, तब भी वो टाइम exclude हो सकता है। Then है section 5, exclusion of time in certain other cases। किसी other केस में भी टाइम जो है वो एक्सक्लूड किया जा सकता है। इन कम्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ एनी सूट एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री द इंस्टीट्यूशन और एग्जीक्यूशन ऑफ विच हैज़ बीन स्टेड बाय इंजंक्शन, स्टे किया हुआ कैसे स्टे किया हुआ, इंजंक्शन और ऑर्डर से, द टाइम ऑफ द कंटिन्यूअस ऑफ इंजंक्शन और ऑर्डर, द डे ऑन विच इट वॉज इशू और मेड एंड द डे ऑन विच इट वॉज विदड्रॉन शैल बी एक्सक्लूडेड। क्या होता है इसमें एक्सक्लूड क्या होता है फ्रेंड, विदड्रॉन का जो डेट है वो एक्सक्लूड होगा और जिस डेट पे वो इशू हुआ है वो डेट क्या हो जाएगी, एक्सक्लूड हो जाएंगे इन शॉर्ट।
इन कम्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट ऑफ विच नोटिस हैज़ बीन गिवन, किसी सूट में जैसा होता है गवर्नमेंट के खिलाफ कोई सूट फाइल कर रहे हैं सेक्शन 80 ऑफ सीपीसी, तो उसमें क्या होता है नोटिस देना पड़ता है गवर्नमेंट को, तो उस नोटिस को जो टाइम लगता है वो भी एक्सक्लूड किया जाएगा, ऐसा बता रहे हैं यहाँ पे। और फॉर विच द प्रीवियस कंसेंट, किसी की कंसेंट लगती है, जैसा डिफॉर्मेशन का केस होता है, किसी प्रेसिडेंट गवर्नर के अगेंस्ट में करना होता है तो क्या करना पड़ता है, प्रीवियस कंसेंट लेना पड़ती है यूनियन की केस फाइल करने के लिए। तो ऐसे कोई सेंक्शन या फिर कोई कंसेंट की नेसेसरी पड़ती है तो उसको भी जो टाइम लगता है वो भी इसमें एक्सक्लूड हो जाएगा। कंसेंट और सेंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और एनी अदर अथॉरिटी इज़ रिक्वायर्ड, किसी भी अथॉरिटी की कंसेंट या सैंक्शन रिक्वायर्ड होगी तो वो जो गवर्नमेंट की कंसेंट है इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑन एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स द पीरियड ऑफ सच नोटिस एज द केस में बी टाइम एज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग सच कंसेंट शैल बी एक्सक्लूडेड। तो वो जो कंसेंट लेने को या सैंक्शन लेने को जितना टाइम लगेगा वो एक्सक्लूड हो जाएगा। देन एक्सप्लेन इट। In excluding the time required for obtaining the consent or sanction of the government or any other authority, the date on which application was made for obtaining the consent and the date of receipt of the order of the government or other authority shall both counted। वो डेट ऑफ रिसीप्ट जो होगी ऑर्डर लेने की वो जो अथॉरिटी से ले रहे हैं वो क्या होगा, काउंट होगा। ये क्या होगा, काउंट होगा। In commuting the period of limitation for any suit application of execution of decree by receiver or interim receiver appointed in proceeding for the adjudication of person as an insolvent or by any liquidator or provisional liquidator appointed in proceeding for the winding up of company wind up करते हैं जो फ्रेंड उसके लिए, the period beginning with the date of institution of such proceeding, कहाँ से होती है, beginning with the date institution of such proceeding and ending with expiry of 3 month, 3 month के बाद एक्सपायर हो जाता है from the date of appointment of such receiver, वो रिसीवर और लिक्विडेटर जो अपॉइंट होता है उस दिन से इंस्टीट्यूट जब प्रोसीडिंग जब से इंस्टीट्यूट होती है तब से 3 मंथ, कब तो फ्रॉम द डेट, कब तक, फ्रॉम द डेट अपॉइंटेड ऑफ सच रिसीवर और लिक्विडेटर एज द केस में बी शैल बी एक्सक्लूडेड, जो टाइम लगता है उनको रिसीवर और लिक्विडेट को अपॉइंट करने का वो भी क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। सब क्लॉज 4। इन कम्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर अ सूट फॉर पोजेशन, सूट क्या है, पोजेशन का, बाय परचेसर एट अ सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री द टाइम ड्यूरिंग विच प्रोसीडिंग सेट असाइड करने का जो टाइम लगा था ड्यूरिंग सेल हैज़ बीन प्रोसिक्यूटेड शैल बी एग्जीक्यूटेड, जो सेल और सेट असाइड करने का टाइम लगा परचेसर को पोजेशन का एग्जीक्यूशन ऑफ सेल में, तो वो क्या होगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। सब क्लॉज 5। इन कम्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट द टाइम ड्यूरिंग विच द डिफेंडेंट हैज़ बीन absent from India and from the territories outside India under the administration of central government shall be excluded। अगर डिफेंडेंट को डिफेंड करने का था जो सूट और वो आउटसाइड है, एब्सेंट है, टेरिटरी के आउटसाइड है, तो वो एडमिनिस्ट्रेट करने वाला बंदा होना चाहिए किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, तो वो टाइम लगता है उसको एब्सेंसी का, वो भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ये बताता है हमारा सेक्शन 15 का क्लॉज 5। सेक्शन 16। इफेक्ट ऑफ डेथ ऑन और बिफोर द एक्यूरल ऑफ द राइट टू स्यू। सूट जो राइट होता है, राइट टू सू जो होता है वो फाइल करने के पहले उसकी डेथ हो जाती है। इफेक्ट ऑफ डेथ तो क्या होगा उस पर, व्हेन अ पर्सन हु वुड इफ़ ही वेयर लिविंग हैव अ राइट टू इंस्टीट्यूट अ सूट, जब वो जिंदा था उसको सूट फाइल करने का जो राइट था, और मेक एन एप्लीकेशन डाइज बिफोर राइट अकर्स, वो राइट होने के पहले वो मर जाता है, वो राइट आने के पहले उसको फाइल करना था, इसका समझो अभी खत्म हुआ, 1 साल का उसको टाइम था, वो 1 साल जब स्टार्ट होने वाला था उसके पहले उसकी डेथ हो गई। और वेयर अ राइट टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन ऑफ कोर्स ओनली ऑन द डेथ ऑफ अ पर्सन, या उसके मरने के बाद ही वो टाइम स्टार्ट होगा। द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी कम्यूटेड फ्रॉम द, तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन कहाँ से कम्यूट होगा, शैल बी कम्यूटेड फ्रॉम द टाइम व्हेन देयर इज देयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज कैपेबल ऑफ इंस्टीट्यूटिंग सच सूट मेकिंग सच एप्लीकेशन। अगर उसका डेथ होगी और उसके जो चाइल्ड जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो कैपेबल जब होंगे वो सूट फाइल करने के, वो तब से इंस्टीट्यूट का जो टाइम है वो स्टार्ट होगा, ऐसा बताता है फ्रेंड। वेयर अ पर्सन अगेंस्ट वूम इफ़ ही वेयर लिविंग, अगर वो जिंदा है, अ राइट टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन वुड हैव अक्योर डाइज बिफोर द राइट अक्योर्स, अगर वो मर जाता है वो टाइम आने के पहले, और वेयर अ राइट टू इंस्टीट्यूट अ सूट मेक एन एप्लीकेशन अगेंस्ट एनी पर्सन अक्योर्स ऑन द डेट,
जब वो मरता है उसके बाद चालू होता है, ऑफ सच पर्सन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी कम्यूटेड फ्रॉम, कब से कहाँ होगा, फ्रॉम द टाइम व्हेन देयर इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द डिसीज अगेंस्ट whom द प्लेंटिफ में इंस्टीट्यूटेड सच सूट और मेक एन एप्लीकेशन। सेम है, वाइस वर्सा है, उधर प्लेंटिफ डिफेंडेंट इतना ही चेंज हो रहा है फ्रेंड, हमने देखा जैसे कि इधर उसके लिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए और उधर अपोजिट पार्टी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स कर सकते हैं। नथिंग इन सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 अप्लाइज टू सूट टू इन्फोर्स राइट ऑफ प्रीएम्पशन, प्रीएम्पशन पे एप्लीकेबल नहीं होगा, लिमिटेशन नहीं होता है क्योंकि इसलिए नहीं होगा, वो हमने ऊपर ही देखा है। और टू सूट्स फॉर द पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, या कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन होगा और कोई हेरिडेटरी ऑफिस होगा तो उन पे एप्लीकेबल ये जो होता है प्रोविजन नहीं होता है। देन है सेक्शन 17, इफेक्ट ऑफ फ्रॉड और मिस्टेक। फ्रॉड, अगर नोटिस किया होगा आपने फ्रेंड, यहाँ लिंक हो रहा है इसलिए आपको बता रही हूँ। सेक्शन 17 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑल्सो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 70 में फ्रॉड की बात कर रखी है फ्रेंड्स, और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं लिमिटेशन में फ्रॉड का वर्ड आता है। तो याद रखने के लिए कि 17 इधर कॉन्ट्रैक्ट में फ्रॉड है, उधर लिमिटेशन में भी 17 में फ्रॉड बता रखा है। चलिए 17 खतरा, तो ये इसलिए फ्रॉड याद रखिए, यहाँ फ्रॉड हो सकता है। तो सेक्शन 17 बताता है वेयर इन द केस ऑफ एनी सूट और एप्लीकेशन फॉर विच अ पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज प्रिस्क्राइब बाय दिस एक्ट, इस एक्ट में बता रखा है द सूट और एप्लीकेशन इज बेस्ड अपॉन फ्रॉड ऑफ द डिफेंडेंट और रिस्पोंडेंट ऑन हिज एजेंट, ये तीनों को भी करते हैं तो द नॉलेज ऑफ द राइट ऑफ टाइटल, राइट और टाइटल ऑन विच सूट और एप्लीकेशन इज फाउंडेड इज कंसील्ड बाय द फ्रॉड, छुपाया जाता है वो फ्रॉड से, ऑफ एनी सच पर्सन अफोर्डसाइड, ऊपर बताया गया पर्सन ने। द सूट और एप्लीकेशन इज फॉर रिलीफ फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मिस्टेक, रिलीफ कैसी होना चाहिए, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मिस्टेक। वेयर एनी डॉक्यूमेंट नेसेसरी टू स्टैब्लिश द राइट ऑफ प्लेंटिफ और एप्लीकेंट हैज़ बीन फ्रॉडुलेंटली कंसील, फ्रॉडुलेंटली क्या किए जाते हैं, छुपाए जाते हैं, फ्रॉम हिम द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शॉल नॉट बिगिन, तो क्या होगा, इन सूरतों में फ्रॉडुलेंटली कुछ किया जाता है, मिस्टेक से कुछ किया जाता है, कंसील किया जाता है या फिर फ्रॉड किया जाता है, ये चार ही भी जो सूरत है उसमें लिमिटेशन शॉल नॉट बी बिगिन स्टार्ट नहीं होगा अनटिल, कब तक नहीं होगा, द प्लेंटिफ और एप्लीकेंट हैज़ डिस्कवर द फ्रॉड, जब तक वो फ्रॉड डिस्कवर नहीं होता तब तक टाइम स्टार्ट नहीं होगा, और मिस्टेक कुड विथ रीजनेबल डिलीजेंस हैव डिस्कवर्ड इट, और इन द केस ऑफ कंसील्ड डॉक्यूमेंट अनटिल, तब तक जब अगर कंसील्ड डॉक्यूमेंट होगा तो तब तक नहीं होगा, द प्लेंटिफ और द एप्लीकेंट फर्स्ट हैड द मीन्स ऑफ प्रोसीडिंग द कंसील्ड डॉक्यूमेंट और कंपेलिंग इट्स टू प्रोड्यूस, खुद प्रोड्यूस करते हैं या सामने वाले को प्रोड्यूस करने पे मजबूर करते हैं, उसके बाद से कौन सा उसका टाइम जो है वो स्टार्ट होगा। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल इनेबल एनी सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड और एप्लीकेशन इज टू बी मेड, एप्लीकेशन मेड होता है, सूट इंस्टीट्यूट होता है, हमने ऊपर ही देखा, टू रिकवर और इन्फोर्स एनी चार्ज अगेंस्ट और सेट असाइड एनी ट्रांजेक्शन, कोई भी ट्रांजेक्शन सेट असाइड नहीं कर सकता एनी, जब तक वो नहीं होता, जो भी कंसील किया हुआ वो दिखाते नहीं, जब तक नहीं कर सकते इंस्टीट्यूट सूट, नथिंग। इन द केस ऑफ फ्रॉड, जब फ्रॉड का केस होता है, हैज़ बीन परचेज फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, कोई वैल्यूएबल कंसिडरेशन परचेज करते हैं बाय अ पर्सन हु वॉज नॉट अ पार्टी, जो पार्टी नहीं है, टू द फ्रॉड एंड डिड नॉट एट द टाइम ऑफ द परचेज नोज और हैव रीज़न टू बिलीव दैट एनी फ्रॉड हैड बीन कमिटेड, कोई फ्रॉड हुआ ऐसा उसको पता ही नहीं है, उसको नॉलेज में नहीं था वो बंदा, तो उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। इन द केस ऑफ मिस्टेक हैज़ बीन परचेज फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन सब्सिक्वेंटली टू द ट्रांजेक्शन इन विच द मिस्टेक वॉज मेड बाय पर्सन हु डिड नॉट नो, जिसको पता नहीं है, और हैव रीज़न टू बिलीव दैट द मिस्टेक हैड बीन मेड, उसके अगेंस्ट भी नहीं होगा। इन द केस ऑफ कंसील्ड डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट छुपा रखे थे, हैज़ बीन परचेज फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन बाय अ पर्सन हु वॉज नॉट अ पार्टी ऑफ कंसीलमेंट, वो पार्टी नहीं है कंसीलमेंट में, डिड नॉट एट द टाइम ऑफ परचेज नो, उसको पता नहीं था, हैव रीज़न टू बिलीव दैट द डॉक्यूमेंट हैड बीन कंसील्ड। देन वेयर अ जजमेंट डेप्टर हैज़ बाय फ्रॉड और फोर्स प्रिवेंट द एग्जीक्यूशन, फ्रॉड से क्या करता है या फोर्स से वो रुकाता है किसको, एग्जीक्यूशन को, किसी भी डिक्री जो कोर्ट ने पास कर रखी है और ऑर्डर विद द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, उसको लिमिटेशन है वो पीरियड के अंदर क्या करता है, वो लिमिटेशन अंदर के अंदर उसको रुकाता है फोर्स से या फ्रॉड से डिग्री एग्जीक्यूशन करने के लिए, तो
तो कोर्ट क्या करता है, डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट का, में ऑन द एप्लीकेशन, यहाँ एप्लीकेशन देना पड़ेगा ऑफ द जजमेंट क्रेडिटर, वो डेप्टर कर रहा है तो जजमेंट क्रेडिटर क्या होना जाना पड़ेगा और एप्लीकेशन करना पड़ेगा कोर्ट में। मेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सेट पीरियड एक्सटेंड द पीरियड फॉर एग्जीक्यूशन फॉर डिक्री और ऑर्डर। आफ्टर एक्सपायरी पीरियड के भी जाता है तो क्या होता है, उसका जो पीरियड है वो एक्सटेंड करके दिया जाता है इसने फ्रॉड जो किया है इसके बिना पर। प्रोवाइडेड दैट सच एप्लीकेशन इज मेड विद इन 1 ईयर, इसको 1 ईयर का लिमिटेशन है, फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड, जब वो फ्रॉड डिस्कवर हुआ वहाँ से 1 साल का उसको टाइम है, और सेसेशन ऑफ फोर्स, या फिर वो जो फोर्स हो रहा है वो खत्म होता है तब तक, एज द केस में भी, दोनों में से जो केस होगा उसके बिना। सेक्शन 70 क्या बताता है फ्रेंड, इफेक्ट ऑफ फ्रॉड। व्हेन एनी सूट इज बेस्ड ऑन द फ्रॉड ऑफ द डिफेंडेंट और हिज एजेंट, पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी कम्यूटेड फ्रॉम द डेट व्हेन फ्रॉड इज डिस्कवर, जब फ्रॉड डिस्कवर होता है तब से लिमिटेशन का पीरियड जो है स्टार्ट होगा, ये बताता है सेक्शन 17। एंड अब सेक्शन 18 जो है 18, 19, 20, 18, 19 एंड 20, ये जो 3 सेक्शन है वो डील करते हैं इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का क्या इफेक्ट होता है ये बताते हैं हमारे 3 सेक्शन। सेक्शन 18, इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग। एक्नॉलेजमेंट का इफेक्ट क्या होता है अगर वो राइटिंग में हो तो। सब क्लॉज 1, वेर बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द प्रिस्क्राइब पीरियड, बिफोर इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये क्वेश्चन जा चुका है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में, बिफोर है या आफ्टर है, इसको सिर्फ आफ्टर किया गया था क्वेश्चन में। व्हेन बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड फॉर द सूट और एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी और राइट एंड एक्नॉलेजमेंट of liability in respect of such property or right has been made in writing signed by party against whom such property or right is claimed or by any person through whom he derives his title or liability a fresh period। क्या होता है फ्रेंड, अगर बिफोर वो एक्नॉलेजमेंट को साइन किया जाता है प्रिस्क्राइब पीरियड खत्म होने के तो फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट होता है। शैल बी कम्यूटेड फ्रॉम द टाइम व्हेन द एक्नॉलेजमेंट वाज साइन, जब वो एक्नॉलेजमेंट बिफोर पीरियड खत्म होने के एक्नॉलेजमेंट साइन करके दिया जाता है तो वो साइन जब करता है वहाँ से फ्रेश पीरियड स्टार्ट होता है। मगर अगर आफ्टर एक्सपायरी कर देते हैं उसको तो वो कुछ भी काम का नहीं होता है। एक्नॉलेजमेंट आफ्टर पीरियड ऑफ लिमिटेशन नो इफेक्ट, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। वेयर द राइटिंग containing the acknowledgement is updated, oral evidence may be given of the time when it was signed but subject to the previous provision of Indian Evidence Act. Oral evidence of its content shall not be received. Oral evidence हमने देखा था हमारे एविडेंस एक्ट में दे रखा है, कब वो एप्लीकेबल होता है कब नहीं होता है, वो प्रोविजन यहाँ लागू होगा यही बता रहा है फ्रेंड। मेनली कन्फर्म लायबिलिटी, ओनली कन्फर्म करता है लायबिलिटी। एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, एक बॉन्ड की तरह होता है फ्रेंड। इसमें एक्सप्लेनेशन दिया है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन एन एक्नॉलेजमेंट मे बी सफिशिएंट थ्रो इट ओमिट्स टू स्पेसिफाई द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी और राइट और अवर्स दैट द time for payment, delivery or performance or enjoyment has not yet come or in accompanied by the refusal to pay, deliver, perform or permit to enjoy or is coupled with a claim to set off or is addressed to a person other than person entitled to the property of the right। अदर देन जो पर्सन है entitled to right to उसके उसको छोड़ के किसी और को नहीं कर सकते फ्रेंड। और ये क्या है, एग्जैक्ट नेचर नहीं बताता है, खाली सफिशिएंट है वो टाइम प्रिस्क्राइब जो है एक्सप्लेन करने को बढ़ाने को। द वर्ड साइन मीन्स साइन इधर पर्सनली और बाय एजेंट डिली ऑथोराइज बाय बिहाफ। साइन कौन कर सकता है, वो खुद भी कर सकता है पर्सनली या उसका एजेंट भी कर सकता है। इसमें साइन बहुत साइन आती है लिमिटेशन में। एन एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री और ऑर्डर शैल नॉट बी डीम्ड टू बी एन एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी और राइट। सेक्शन 19, इफेक्ट ऑफ पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डेब्ट और इंटरेस्ट ऑफ लीगेसी। इफेक्ट ऑफ पेमेंट बताते सेक्शन 19, वेयर पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डेब्ट, पेमेंट क्या होता है, उधारी का जो होता है डेब्ट है, और इंटरेस्ट उस पर जो इंटरेस्ट होता है वो, ऑन लीगेसी एज और लीगेसी इज मेड बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड, एक्सपायरेशन खत्म होने के प्रिस्क्राइब पीरियड के पहले बाय द पर्सन लाइबल टू पे, जो पर्सन लाइबल था वो डेब्ट जो है वो पे करने का, द डेब्ट और लीगेसी और बाय हिज एजेंट duly authorized in this behalf, a fresh period of limitation shall be commuted from the time when the payment was made। अगर वो पेमेंट दे देता है तो वहाँ से जो है फ्रेश पीरियड क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। provided that save in case of payment of interest made before 1st day of January 1928, an acknowledgement of the payment appears in the handwriting or in writing signed by a person making the payment।
एक्सप्लेनेशन फॉर दिस सेक्शन 19 फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन वेयर मॉर्गेज लैंड, जो मॉर्गेज किया हुआ लैंड होता है, इन द पोजेशन ऑफ द मॉर्गेजी, किसके मॉर्गेजी के पोजेशन में होगा, द रिसिप्ट ऑफ रेंट और प्रोड्यूस ऑफ सच लैंड शैल बी डीम्ड टू बी पेमेंट, क्या होगी, पेमेंट माना जाएगा वो। डेब्ट किसको बोला जाएगा, डज नॉट इंक्लूड मनी पेबल अंडर अ डिक्री और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, इंक्लूड नहीं करता। डेब्ट क्या इंक्लूड नहीं करता, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड MCQ में। कौन से नहीं होते हैं, नॉट इंक्लूड डेब्ट, कोई डिक्री होती है और ऑर्डर होता है कोर्ट का, उसके अंदर कुछ मनी पे किया जाता है तो वो इंक्लूड नहीं होगा डेब्ट में फ्रेंड। सेक्शन 20 इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट और पेमेंट बाय अनदर पर्सन, इफेक्ट क्या होगा एक्नॉलेजमेंट का, अगर वो पेमेंट कोई अनदर पर्सन करता है तो। द एक्सप्रेशन एजेंट ड्यूली ऑथराइज इन दिस बिहाफ, सेक्शन 19 और 19 शल इन द केस ऑफ अ पर्सन अंडर डिसेबिलिटी, कोई डिसेबिलिटी का पर्सन होगा उसके अंदर, इंक्लूड हिज लॉफुल गार्डियन, इसमें कौन इंक्लूड होते हैं, लॉफुल गार्डियन, कमिटी और मैनेजर और एन एजेंट ड्यूली ऑथोराइज बाय सच गार्डियन, कमिटी और मैनेजर टू साइन द एक्नॉलेजमेंट और मेक द पेमेंट, कर सकते हैं ये लोग। नथिंग इन दिस सेड सेक्शन रेंडर्स वन ऑफ सेवरल जॉइंट कॉन्ट्रैक्टर्स, पार्टनर्स, एग्जीक्यूटर्स और मॉर्गेजीज चार्जेबल बाय रीजन ओनली ऑफ रिटर्न एक्नॉलेजमेंट साइन बाय और पेमेंट मेड बाय और बाय द एजेंट ऑफ एनी अदर देन देम, इस रीज़न से नहीं किया जा सकता कि रिटर्न करके रखा है बोल के कितनों को भी रेंडर नहीं होगा सेवरल जॉइंट कॉन्ट्रैक्टर के लिए, पार्टनर्स के लिए। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेड सेक्शन, ये सेक्शन के लिए क्या बताता है, एक्नॉलेजमेंट साइन और पेमेंट मेड रिसीव्ड of any liability by or by the duly authorized agent of any limited owner of property who is governed by Hindu law shall be valid acknowledgement, क्या होगा, valid acknowledgement होगा, और payment as the case may be against the receive, कौन होगा, revisioner succeeding to such liability where a liability has been incurred by or on behalf, किसका होगा, by or on behalf of the Hindu undivided family होगी, तो क्या होगा, acknowledgement payment made by or by duly authorized agent of the manager of the family for the time being shall be deemed to have been made on behalf of the full family, कोई एक करता है, अगर वो जॉइंट हिंदू फैमिली होगी, अनडिवाइडेड फैमिली होगी, तो उसमें से कोई एक करता है ऑथोराइज पर्सन, या ऑथोराइज पर्सन किसी एजेंट को अपॉइंट करता है और उनके बिहाफ में वो पेमेंट करता है, तो ऐसा माना जाएगा कि पूरी फैमिली के बिहाफ ने उसमें पेमेंट किया है। देन सेक्शन 21, सेक्शन 21 इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूटिंग और एडिंग, किसी को निकाला जाता है प्लेंटिफ को या ऐड किया जाता है न्यू प्लेंटिफ और न्यू डिफेंडेंट, बोथ में से किसी को भी। वेयर आफ्टर द इंस्टीट्यूशन को क्या, सूट इंस्टीट्यूशन करने के बाद अ न्यू प्लेंटिफ और डिफेंडेंट इज सब्सटीट्यूटेड और एडेड, निकाला जाता है या ऐड किया जाता है। द सूट शैल एज रिगार्ड हिम बी डीम टू हैव, किसके रिगार्ड में, जिसको ऐड या सब्सटीट्यूट किया गया है उसके रिगार्ड में, डीम टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड व्हेन ही वाज सो मेड अ पार्टी, जब उसको पार्टी किया गया तब से वो इंस्टीट्यूट किया गया, ऐसा माना जाएगा उस पार्टी के लिए जिसको ऐड किया गया है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंड प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में। प्रोवाइडेड दैट वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द ओमिशन टू इंक्लूड अ न्यू प्लेंटिफ और डिफेंडेंट वाज ड्यू टू द मिस्टेक ऑफ मेड इन गुड फेथ, इट मे डायरेक्ट दैट द सूट एज रिगार्ड सच प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड ऑन एनी अर्लियर डेट। अगर कोर्ट को लगता है तो वो ऐसा भी कर सकता है कि अर्लियर डेट पे फाइल जो पार्टी है उनको इंक्लूड करके लेना तो करके ले सकता है। Nothing in subsection 1 shall apply to a case where party is added or substituted owing to assignment or devolution of any interest during the pendency of suit. Pendency of suit के दौरान क्या होगा, where a plaintiff is made defendant और defendant is made plaintiff, plaintiff को defendant और defendant को plaintiff बनाया होगा, तब ये रूल अप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज वो तो पहले से थे, उनको सिर्फ पार्टी चेंज किया तो तब अप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट होता है सेक्शन 22 कंटिन्यूइंग ब्रीच एंड टॉर्ट। कंटिन्यूइंग ब्रीच क्या होता है ये बताता है सेक्शन। In case of continuing breach of contract or in case of continuing tort, a fresh period of limitation begins to, कब से begin होता है, run every moment, जब जब करते हैं breach तब तब, every moment of the time during which the breach or the tort as the case may be continue, जब जब वो breach करते हैं, जब जब वो tort करते हैं, तो every moment पे क्या होता है, वो टाइम जो है fresh period स्टार्ट होता है। अब इसमें क्या आता है फ्रेंड, लिमिटेशन बिगिन ओके। सीआरपीसी में सेक्शन 472 में बता रखा है फ्रेंड, सेम ब्रीच जो कंटिन्यूअस होता है ना उसका जुरिस्डिक्शन किधर आता है, किस तरह से वो चलता है, तो 472 ऑफ सीआरपीसी में भी इस बारे में बात कर रखा है। कंटिन्यू ब्रीच आया है इसलिए मैंने बता दिया फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 23 सूट फॉर कंपनसेशन
फॉर एक्ट्स नॉट एक्शनेबल विदाउट स्पेशल डैमेज। सूट कंपनसेशन का जो लगता है कौन सा, नॉट एक्शनेबल विदाउट स्पेशल डैमेज, कोई स्पेशल डैमेज नहीं होता है तो वो कंपनसेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन द केस ऑफ सूट फॉर कंपनसेशन फॉर एन एक्ट विच डज नॉट गिव राइज टू अ कॉज ऑफ एक्शन, क्या करता है, कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं देता है अनलेस, कब तक, सम स्पेसिफिक इंजुरी नहीं होती तब तक, एक्चुअली रिजल्ट देयर फ्रॉम द पीरियड ऑफ स्पेशली, एक्चुअली होना चाहिए, देम द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी कम्यूटेड फ्रॉम द टाइम व्हेन द इंजुरी रिजल्ट्स। वो रियल इंजुरी जो एक्चुअल इंजुरी है वो होती है जब इंजुरी रिजल्ट्स में आती है, तब से जो है पीरियड ऑफ लिमिटेशन कम्यूट होता है, ऐसा माना जाएगा। अब इसमें दो बात आती है फ्रेंड, इसमें डिफॉर्मेशन की बात की हुई है इसमें इन शॉर्ट। तो डिफॉर्मेशन के दो प्रकार आते हैं। डिफॉर्मेशन कौन से हो गए, दो प्रकार के हो गए, एक होगा लीबल, एक होगा स्लेंडर। एक होगा लीबल, एक होगा स्लेंडर। ये दो प्रकार के जो होते हैं डिफॉर्मेशन हो सकते हैं। डिफॉर्मेशन में ना बुराई करना किसी इंसान की, तो उसमें क्या होगा फ्रेंड, लीबल में क्या आती है, रिटर्न बुराई आती है, मतलब पेपर में लिख के छपाया किसी के बारे में, कुछ एडवर्टाइजमेंट दे दिया किसी के बारे में बुरा, तो ये एक्शनेबल पर से माना जाता है, इसको एक्शनेबल पर से माना जाता है रिटर्न में जो होती है उसको। और ओरल में जो होती है उसको नॉट एक्शनेबल पर से माना जाएगा, कि ज़ुबान से कुछ गाली गलौज कर दी, कुछ अच्छा बुरा बोल दिया, उसको नॉन एक्शनेबल पर से बोला जाएगा, क्योंकि उसका एक्शन नहीं लिया जा सकता, इन शॉर्ट उसको बोला जाएगा। और दोनों के लिए भी पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो होता है स्पेशल इंजुरी कॉज होने का, वो 1 ईयर है जो शेड्यूल में दे रखा है। 1 ईयर का इनका क्या होता है, ड्यूरेशन होता है, लिमिटेशन है होता है फाइल करने का सूट। ओके, तो यहाँ पर क्या बता रहा है, खाली रिटर्न जो होता है लीबल उसके बारे में यहाँ बात कर रहा है। इसमें क्या बता रहा है, सिर्फ सिलेंडर के बारे में बात कर रहा है फ्रेंड, जो ओरल होता है। ओके, और इसका लिमिटेशन जो है वो 1 ईयर का है, यहाँ पर बात कर रहा है। चलिए, और 445 में जो है हमारा सीआरपीसी का लीबल की बात करता है जो एक्शनेबल है। देन है सेक्शन 24 कम्यूटेशन ऑफ टाइम मेंशन इन इंस्ट्रूमेंट। ये हमारा लास्ट आज का सेक्शन है फ्रेंड। आज हमारा थर्ड जो चैप्टर है वो ख़त्म होने वाला, थर्ड पार्ट ऑफ लिमिटेशन एक्ट। प्लीज़ बने रहिए, पूरे वीडियोस देखिए ताकि आपको डीप में समझ में आए। थोड़ा लेंदी हो रहा है वीडियो बिकॉज पूरा डीप में चल रहा है, हम लोग पूरी बैरक रीडिंग कर रहे हो हम लोग। ओके फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट टू माई चैनल। कम्यूटेशन ऑफ टाइम मेंशन इन इंस्ट्रूमेंट, तो इसका टाइम जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो कम्यूट कहाँ से होता है, हमने ये पहले भी देख रखा है फ्रेंड। ब्रिटिश कैलेंडर था, हमने महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट में देखा था हमारे। और यहाँ पर क्या है, कम्यूटेशन ऑफ प्रिंट का जो कैलेंडर होता है, ऑल इंस्ट्रूमेंट शैल फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट डीम टू बी मेड विद रेफरेंस टू द ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये क्वेश्चन बन चुका है ऑलरेडी फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में। महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट में जो देखा है उसमें ब्रिटिश कैलेंडर होता है, और सेक्शन 24 बताता है लिमिटेशन एक्ट का, इसमें ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।